अस्सलाम वालेकुम। जॉइंट सेशन के साथ मैं हूँ सैयद आयशा नाज। आज के शो में मेरे साथ तराना मुबशर साहब हस्बे मामूल मौजूद होंगे। अबूज़र सलमान न्याजी भी आज हमारे शो का हिस्सा है। जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन कर रहे हैं और जनाब अदनान आदिल साहब का साथ मुझे लाहौर स्टूडियोज़ में हासिल रहेगा। आपसे कुछ देर पहले की ताज़ा खबर साइफर केस के हवाले से है, जिसमें चेयरमैन PTI ने इस्तदा की थी कि ट्रायल रोका जाए, तो ये दरख्वास्त निपटा दी गई है मुस्तरद करने के बाद। लेकिन साथ ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये हिदायत जारी की हैं कि चेयरमैन PTI को शफाफ ट्रायल का हक दिया जाए। जबकि दूसरी तरफ हम नवाज शरीफ साहब के हवाले से ये देख रहे हैं कि एक वक्त था जब एक के बाद एक खाता खुल रहा था और उनके खिलाफ केसेस का सिलसिला, उनको सज़ा देने का सिलसिला जारी था। घटा टोप अंधेरा था, बादल मंडला रहे थे, अब बादल एक एक करके छट रहे हैं और सवेरा होता दिखाई दे रहा है। आज ये हुआ कि अल अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की सज़ा के खिलाफ अपीलें बहाल कर दी और इस दौरान आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने एक नुक्ता भी उठाया कि अपीलें बहाल होने पर हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त गैर मुअस्सर हो जाएगी। हम इस नुक्ते की वजाहत अबूज़र आपसे दरकार होगी। इस दौरान ये भी बात के रेफरेंसेस सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बनाए गए, नैब ने ये आर्ग्यूमेंट दिया है। अगर एलैबोरेट किया जाए तो क्या मतलब निकलता है इन बातों का? देखिए, बेशक सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उसमें सभी लिखा गया था कि सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर है, उसके बेकेस मेरिट्स हैं, उससे वो अफेक्ट नहीं होना चाहिए। उसको वर्ड था प्रेजुडिस ना हो। तो नैब ने अपनी इन्वेस्टिगेशन की थी और अपनी सारी में रेफरेंस बनाया था और सारा मटेरियल इकट्ठा किया था। केस तो उस पे चल रहा है, इसका सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन से इतना खास इफेक्ट नहीं है। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी अबूज़र, हम आपको सुन रहे हैं। थोड़ी डिस्टॉर्शन है, वॉइस ड्रॉप है, लेकिन आपकी बात समझ आ रही है। तो आपके ख्याल में अपीलें बहाल होने के बाद अगली मंजिल क्या है? ट्रायल कंटिन्यू, रीट्रायल क्या होगा? जी, मैं थोड़ा सा अपीलों पे बात करूं। इसको आपको कानून समझना है। जब कोई इंसान या पिटिशनर जिसको हम कहते हैं या एपेलेंट होता है, वो किसी केस में पेश नहीं होता, तो उसको 2-3 मौके दिए जाते हैं, लेकिन अगर वो फिर भी पेश ना हो तो उसका केस हम कहें DNP हो गया है, यह है डिसमिस्ड फॉर नॉन प्रोसिक्यूशन, आपके ना आने की वजह से डिसमिस हो गया है। फिर जब आप वापस आते हैं तो आप उसको अलग करने के लिए रेस्टोरेशन की दरख्वास्त देते हैं, जो इस केस में दी गई, स्टोर करें। हाँ। उसके लिए सबसे वो आपकी दरख्वास्त अलाउ हुई है, लेकिन उसके लिए आपको एक सफिशिएंट और जस्ट कॉज शो कराना होता है कि एब्सेंस क्यों थी। अब यहाँ पे इन्होंने रीजन ये लिया, आर्गुमेंट ये लिया कि मेरी एब्सेंस इस वजह से थी कि मेडिकल मेरी ऐसी नहीं थी कि मैं वापस आ सकता। लेकिन हमने देखा इसमें इसी मेडिकल कंडीशन में जो उनकी काफी खराब थी, जो उन्होंने कोर्ट में कहा, वो आपको अक्सर औकात ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे लुई विटॉन के स्टोर पे भी जाते हुए नजर आए, बर्तानिया से बाहर ट्रेवल करते हुए नजर भी आए, आपको वो स्विट्जरलैंड जाते हुए भी नजर आए, और उसके अलावा भी इसी ही कंडीशन में कंडीशन जो बहुत खराब थी, जिसमें वो ट्रेवल नहीं कर सकते थे पाकिस्तान, लेकिन वो पूरी दुनिया घूमते रहे और ऑक्सफोर्ड भी जाते, वहां पे कश्ती में बैठ के उन्होंने सैर भी की, आपने वो भी देख लिया होगा। तो मेरे ख्याल से शायद को इन चीजों का नैब ने नहीं बताया, हालांकि हर इंसान को पता है इस मुल्क में, तो ये कोई जस्ट या सफिशिएंट कॉज नहीं है आपका ना मौजूद होने का। इन चीजों को मेरे ख्याल से नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इस तरह फिर कल को कोई भी शख्स जो हो इस तरह 4 साल बाद आके अपनी अपील दोबारा रिस्टोर करवा सकता है, कोई उसके पास रीजन नहीं होगा। क्योंकि कानून कहता है जस्ट एंड सम कॉज दिखाना है आपने आपका कि आप क्यों एब्सेंट थे। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरी सर्जरी हो गई, मैं 3 महीने बेड से उठ ही रहा था, ये एक सफिशिएंट कॉज। ये कोई कॉज नहीं है कि मैं एक साइड पे को मेरे मेडिकल कंडीशन, फैक्चुअल आप देखें तो वो ऐसी नहीं थी, ऐसी कंडीशन हुई। ठीक है। सो मेरी नजर में ये हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए इतना अच्छा एग्जाम्पल नहीं है जिसको हम फॉलो करते हैं फ्यूचर में। बिल्कुल ठीक है। फैक्ट्स को ज़ाहिर है जांचना और उनकी पड़ताल करना, ये भी जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज होती हैं उन्हीं का काम होता है। लेकिन यहाँ पर अदनान आदिल साहब, नैब के रवैये में 180 डिग्री का चेंज हम देख रहे हैं।
पहले वही नैब जो तुला था, दत्थों के दत्थे मटेरियल के आया करते थे, अब वो कह रहे हैं कि जैसे वो कहे उन्होंने सरेंडर कर दिया है, तो हमें कोई एतराज़ नहीं उनकी ज़मानत पर। इससे नून लीग का वो बयानिया कि उन्हें सियासी बुनियादों पर इंतकाम का निशाना बनाया गया, उसको तकवीत मिल रही है, फ़ायदा होगा उन्हें इलेक्शन में इस बात का? बिल्कुल नहीं होगा। देखें, बात यह है कि नैब वो नैब ही नहीं है। यहाँ पर पहले जावेद इकबाल जो सुप्रीम कोर्ट के बहुत सीनियर जज थे, वो नैब के चेयरमैन थे। स्क्रूटनी हुई सारे मामलात की, उसके बाद केसेस फाइल हुए। ये अल अज़ीज़िया जिसमें उनको सज़ा हुई है, उसमें उन पे इल्ज़ाम ये था कि जो उनकी आमदन इतनी नहीं थी, और उसमें उनके दोनों बेटों को भी इश्तिहारी करार दिया गया था कि वो आए ही नहीं, अदालत में पेश नहीं हुए, बताया ही नहीं उन्होंने कि उन्होंने सऊदी अरब में ये मिल कैसे लगाई थी। हाँ। तो ये आमदन से बढ़कर असासों के का मामला था, जिस पे बहुत डिटेल जजमेंट थी। गो कि वो जो जज साहब थे, अरशद मलिक साहब, वो बाद में उन्होंने कहा कि मैंने अंडर ड्यूरेस दी थी, ये वो और वो, फिर बाद में कोरोना के दिनों में उनका इंतकाल भी हो गया। तो अब ये मामला ये है कि आफ्ताब सुल्तान चेयरमैन नैब थे, जिनकी बड़ी अच्छी शोहरत थी, इंटेग्रिटी थी। उन्होंने भी ये बयान दिया, मुस्ताफ़ी हो गए अपनी मुद्दत पूरी होने से पहले, कि मुझसे कुछ ऐसे काम कहे जा रहे हैं जो मैं नहीं कर, मेरा वैल्यूज़, मेरी अक़दार उसकी इजाज़त नहीं देती। उसके बाद नैब में बड़े पैमाने पे तब्दीलियाँ हुई, प्रोसिक्यूटर जनरल भी तब्दील हो गए और फिर चेयरमैन भी नए आ गए। तो पाकिस्तान में बदकिस्मती ये है कि जब से 70-75 सालों से बहुत दफ़ा एहतसाब का अमल शुरू किया गया। अयूब खां के दौर में भी हुआ, ज़ियाउल हक के दौर में भी हुआ, परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में भी हुआ। हाँ। तो जो सियासी बुनियादों पे जो एजेंसीज़ होती हैं, जो इदारे होते हैं, जिन्होंने एक्शन लेना होता है, अगर वो ऊपर से इशारा हो कि आपने इसको तुन देना है तो वो तुन देते हैं। अगर इशारा हो कि इसको नहीं तुनना, इसको रिलैक्स कर दो, तो उसे रिलैक्स कर देते हैं। अब परवेज़ इलाही को तुन रहे हैं, कोई उनके ऊपर ठोस बात नहीं है, लेकिन उनको एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे केस में उलझा रहे हैं। 75-78 साल के दरमियान उनकी कोई उम्र है। ऐसे आदमी को आप मुसलसल जेल में रख रहे हैं, हिरासत में रख रहे हैं, सिर्फ उसको दबाव में लाने के लिए सियासी तौर पर। तो ये बेनज़ीर भुट्टो के साथ भी ऐसा हुआ था। नवाज शरीफ, उनके ऊपर इतने केसेस लगाए थे, वो अपने छोटे छोटे बच्चे जो अब बिलावल बड़े हो गए हैं बहुत ज़्यादा, उस वक्त तो गोद में होते थे और उंगली पकड़ी होती थी माँ की, और वो और कभी वो एक जेल जाती थी, कभी दूसरी जेल जाती थी, कभी तीसरी जेल जाती थी। आसिफ जरदारी की ज़ुबान काटने की कोशिश की गई थी कराची में, लांडी जेल में। तो ये सब हमारी हिस्ट्री का हिस्सा है कि तो आप समझ रहे हैं नून लीग, अब आप माजी की बात कर रहे हैं, तो आज नून लीग भी यही बात कर रही है कि 2018 में जो हुआ और उससे पहले 2016-17 में जो हुआ वो भी इसी तरह का था मामला, तो क्या वो इसे एज ए रेटरिक नहीं इख्तियार कर सकते? बस ये तो अब पाकिस्तान में साख ही नहीं है। पाकिस्तान में कुछ मुकद्दस गायें हैं, कुछ लोगों का तो एहतसाब होता ही नहीं है। सरकारी अफसरान का, आला सरकारी अफसरान का एहतसाब नहीं होता। बिजनेसमैन इतनी करप्शन करते हैं, अंडर इनवाइसिंग, ओवर इनवाइसिंग। $7.5 अरब का फ़र्क है, यानी चाइना से जो ये मंगाते हैं उसमें और वहाँ पे जो रिकॉर्ड है और हमारे रिकॉर्ड में इतना फ़र्क है। ये लोग टैक्स चोरी करने के लिए इतनी करप्शन करते हैं, और शब्बर जैदी कहते हैं कि जो करप्शन का पैसा है 80% तो बिजनेसमैन के पास जाता है। ठीक है, तो आप बिजनेसमैन के ऊपर कोई हाथ डालते हैं तो वो सारा पैसा रोक के बैठ जाते हैं, मईशत बैठनी शुरू हो जाती है। अफसरों पे हाथ डालते हैं, वो काम करना छोड़ देते हैं, गवर्नमेंट मफलूज हो जाती है। कानून के दो मयार हैं, बचते हैं सियासतदान, वो एक दूसरे को रगड़ा लगाते रहते हैं। अगर ये भी कोई करप्शन को लीगलाइज कर दें या एक दूसरे से मुकमुका कर लें तो ये जान छूटे। होता तो कुछ भी नहीं है, निकलता तो कुछ भी नहीं है। ये करप्शन को लीगलाइज करने की नोखी आपने बात की है। तजवीज़ जनरल साहब को दे देते हैं। जनरल साहब, आप देख रहे हैं नैब का बिल्कुल बदला हुआ रवैया, कभी के दिन बड़े कभी की रातें। अब नैब की तरफ से जो रवैया इख्तियार किया जा रहा है वो बता रहा है कि ज़्यादा दूर नहीं है नवाज शरीफ साहब की बरियत। ट्रायल पे भी जो भी होगा शायद वो सिर्फ और सिर्फ एक आय वॉश ही हो। आपके ख्याल में नैब बाकायदा नवाज शरीफ साहब से माफ़ी भी मांगेगी? मांग ले तो शायद कोई बड़ी नहीं होगा। मैं सिर्फ ये बैठे हुए हैं वकील है, मैं इसे पूछना ही चाहता हूँ कि जो इतना कौम का पैसा खर्च हुआ इन्वेस्टिगेशन पे, जिस कदर टाइम लगा, जो कुछ भी हुआ, उसकी जो है जिन्होंने ये नैब ने केस बना के भेजा, जिस तरह भी हुआ, क्या उस पे नैब को भी सही चाहिए कि नहीं? इस वक्त के लोग जो हैं, क्योंकि ये भी तो एक हमारा नुकसान है ना। जैसे आपने देखा कि जो सरे माल का केस था, उसके ऊपर पता नहीं कितने $1 मिलियन लग गए पाकिस्तान के जी, और उसके बाद जो सब केस खत्म हो गए तो जरदारी साहब ने सिर्फ क्लेम किया, बल्कि बेच के पैसे फिर अपनी जेब में डाल लिए।
तो ये भी तो एक कोई हमारे कानून का कोई एक बहुत बड़ा मेरे ख्याल सुकम है कि होना चाहिए। अगर ऐसा केस बनता है चाहिए। दूसरी चीज जो बड़ी अहम चीज ये है, देखिए नवाज शरीफ साहब को किया जा रहा है एज समबडी हु इज कम एज ए सेवियर ऑफ द कंट्री। मतलब 3.5 दफा तो पक्के वज़ीर आज़म रह चुके हुए हैं और 16 महीने भी उन्हीं की हुकूमत थी जब वो खुद लंदन में तशरीफ फरमा थे। तो इन सारे दौरान, सारे टाइम के दौरान वो कौन सा ऐसा काम था जो समझते हैं कि वो ठीक था, पाकिस्तान तरक्की में आसमान की बुलंदियां था, अब वो दोबारा शुरू करेंगे, या कौन सा ऐसा उनके पास एक मैजिक वैंड है जिस सूरत हाल से पाकिस्तान आज 2-4 है उसको निकाल लेंगे उससे बाहर। देखिए आप भी कह रहे हैं कि आज के नौजवानों को शायद इसकी मालूम ना हो, लेकिन आज का नौजवान, जैसे जब हम इस एज में थे 30-35 साल की उम्र की बात कर रहा हूँ मैं, आज का नौजवान ज्यादा अवेयर है। ये 25 करोड़ अवाम अब वो नहीं रही जिसको हम 80 की दहाई में एक नारा लगा के समिया नवाज शरीफ साहब एक दूसरे के खिलाफ पीस पार्टी चल रही थी कि एक दूसरे को पीछे लगा लेंगे। अब ये लोग कुछ सुनना, कुछ चीजें पता करना चाहते हैं। और आज के जिस बात कर रहे हैं, इसके बाद सबसे बड़ा सवाल तो मेरा पाकिस्तान के निज़ाम अदल से उठा, मैंने शुरू भी से किया था कि क्या निज़ाम अदल इस मकसद के लिए रह गया है कि आप जो मर्जी कर लें, आपके पास ताकत है, पास सियासी ताकत है, तो आपको गिवन फ्यू देयर एंड देयर आप फिर दोबारा वापस बिल्कुल दूध से धुलवा के वापस खड़ा कर दिया जाएगा। इससे किसको नहीं पता कि जब ये केस चल रहा था एवनफील्ड वाला, कौन सा ऐसा शख्स है जिसकी हेयरिंग भी ठीक थी, आंखें भी नजर आ रही थी, सब था, ये केस बिल्कुल सही केस था। ये जब ये कहते हैं सिर्फ बेटे से तनख्वाह ना लेने पर उनको सजा हुई, मुझे ये तो बताएं कि मेरा 3 दफा का वजीर आजम अपने बेटे की कंपनी में मुलाजमत करके इकामा लेके क्यों बैठा हुआ था? हाँ, लेकिन वो जब तीसरी बार वजीर आजम बने उससे पहले का इकामा था, तब तक इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं किया गया इसको? हमारी ये मैं कह रहा हूँ ना कि भाई इकामा क्यों लेके वो। जी जी। अच्छा, ये एक चीज का फर्क मैं बता दूं थोड़ा सा फॉर इवन जनरल साहब, जो मियां नवाज शरीफ सिर्फ डिस्क्वालीफाई हुए थे कि उन्होंने वो रिसीव नहीं की सैलरी अकाउंट रिसीवेबल जो उनकी क्रूड इनकम थी, लेकिन उनको सजा हुई थी नैब के ट्रायल में, वो इस चीज पे हुई थी कि वो एसेट बियॉन्ड मीन्स रह रहे थे, उनके जो अपार्टमेंट्स थे वो दोनों सोर्सेस ऑफ इनकम से मैच नहीं करे, तो मनी ट्रेल एग्जिस्ट नहीं करता। जी जी बिल्कुल। तो तनख्वाह हुई, ये जो एक बयानिया बनाया गया कि तनख्वाह नहीं ली तो जेल में डाल दिया गया, दिस इज रॉन्ग। वो सुप्रीम कोर्ट की डिस्क्वालिफिकेशन थी, सजा उनको एसेट मींस में नैब के लॉ के करप्ट प्रैक्टिसेस पे हुई थी। ठीक है, तो अभी एक बार फिर से ये सारी यादें ताज़ा होंगी राना साहब, जब ये ट्रायल चलेगा तो जाहिर है जो बातें पहले हुई वो रिपीट भी होंगे, और अगर ये सब मुकदमात ख़त्म होने हैं तो ये बताया जाएगा कि पहले ये बनाए क्यों गए थे। उस वक्त जब ये सजाएं सुनाई गई तो नवाज शरीफ साहब कटहरे में थे। आपके ख्याल में आज कटहरे में कौन है, नैब या वो सुप्रीम कोर्ट जिसकी ज़ेरे निगरानी ट्रायल चला? देखें, एक बात तो ज़रा हमें क्लैरिटी के साथ और सच बिल्कुल सामने रखनी चाहिए अपने व्यूअर्स के, कि एक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आते हैं, और पहले उसकी बात मैं बाद में करूँगा, केसेस सही थे या गलत थे मैं बाद में बात करूँगा, लेकिन बात यह है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के भी इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने उनको एडवाइस किया कि जनाब आप जो है नेशनल असेंबली के प्लेटफॉर्म में खड़े होकर आप एक तकरीर कर दें, और उसके बाद मीडिया पे आके भी एक तकरीर कर दें, और उसमें आप खुल के बताएं जनाब कि मेरे पास हर चीज़ की शवाहिद मौजूद है। पहले तो मियाँ साहब को अपने इर्द गिर्द देखना चाहिए कि वो कौन से लोग थे जिन्होंने उनको उस वक्त एडवाइस किया और कहा जी कि आप इस किस्म की तकारीर करें। उन तकारीर की ज़रूरत मेरे नज़दीक नहीं थी। आपको एक ऐसी चीज, आप एक ऐसे ट्रैप में आपको यू आर एडवाइज्ड टू वॉक इनटू दैट ट्रैप योरसेल्फ, जिसकी ज़रूरत नहीं थी। वो उसके उन तकारीर की ज़रूरत नहीं थी, चाहे वो नेशनल असेंबली में मियाँ साहब ने की या उन्होंने मीडिया पे आके टीवी पे आके उन्होंने जो तकारीर की, उसकी ज़रूरत नहीं थी। इसी तरह अगर हम इसको कंपैरिजन करें अगर पीटीआई के चेयरमैन के साथ, तो उनकी भी यही हालत थी।
उनको भी ऐसे एडवाइजर्स मिले हुए थे 4-6 जो उनके इर्द गिर्द लगे हुए थे, जो उनको कहते थे जनाब कि आप हेड ऑन चले जाए पिंडी वालों के साथ, या आप हेड ऑन चले जाए अमेरिका के खिलाफ। सो वो भी इसी तरह ही यूज टू गेट कैरिड अवे ऑल्सो। सो पहले तो जो लीडरान हैं उनको इस किस्म के लोग जो है जो एडवाइजेस देते हैं और उनको ऐसे ट्रैप में, ऐसी बंद गली में लेके चले जाते हैं, पहले तो उनको देखना चाहिए और उनसे ज़रा दूर रहने की ज़रूरत है और उनसे जनाब कोशिश करें कि अगर परे ही रहें तो बहुत बेहतर है। वो तो एक होगी चीज़। दूसरी बात यह है कि देखें, कुछ केसेस मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के जो थे, वो उस वक्त की जो लोग थे या उस वक्त के पॉलिटिकल जो लोग थे जो कि बहुत एक्टिव थे और जो वजीर आज़म बनने जा रहे थे या बन गए थे, उनकी तरफ से पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस थे। ठीक है जी। और आई वुड से कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ जो केसेस थे, मेजॉरिटी केसेस पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे। हाँ, जिस तकरीर की और तकारीर की मैं बात कर रहा हूँ, वो ना अगर करते तो आज उनकी सिचुएशन हो सकता है डिफरेंट होती और उनको वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसों के जुमरे में वो केसेस ना आते। लेकिन उन्होंने वो जाके एक मोहर लगा दी और वो अपने एडवाइजर्स के कहने पे उन्होंने ये मोहर लगा दी, विच वॉज इन अ बैड टेस्ट एंड विच वेंट अगली। ठीक है, वो नहीं होना चाहिए था। अब जो सिचुएशन है अगर देखा जाए तो उस वक्त जो थे, उस वक्त जो 2018 के जो इलेक्शंस थे, उसमें क्या पीटीआई को हेल्प आउट नहीं किया गया था? बिल्कुल किया गया था, पीटीआई को हेल्प आउट किया गया था। ठीक है, और आज अगर हम देख रहे हैं तो आज भी जो है नून लीग को हेल्प आउट किया जा रहा है। हेल्प आउट किया था उस वक्त? जो हेल्प आउट कर सकते हैं वही करते हैं और उन्होंने किया था और उसके रीजंस थे। उसके रीजंस ये थे कि उस वक्त के एनवायरनमेंट के हिसाब से, उस वक्त की एनवायरनमेंट जो थी, उस वक्त की एनवायरनमेंट के हिसाब से उनकी जरूरत बनती थी और उनके साथ चलना बनता था। उस वक्त के पीटीआई के चेयरमैन की जो सोच थी, उनके साथ चलना बनता था। आज जो एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश की जा रही है वो ये है कि आज हमें, अब जो कुछ हो गया, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब मूव फॉरवर्ड के हिसाब से जिस तरीके से जो एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश की जा रही है, जो कि मुश्किल नजर आती है क्योंकि इसमें बहुत सा पानी पुलों के नीचे से गुजर चुका है और एनवायरनमेंट चेंज हो चुकी है। एक नई पौध सामने आ चुकी है, एक नई जनरेशन सामने आ चुकी है जो 1990 की दिहाई में नहीं रहना चाहती, जो 1990 की दिहाई से बाहर निकल आई है। हाँ। और उसको ये जो जिस तरीके से उसको समझाने की कोशिश की जा रही है, पुट इट दिस वे, वो उस तरह उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। सो इट्स डिफरेंट एनवायरनमेंट्स हैं। उस वक्त की एनवायरनमेंट डिफरेंट थी, उस वक्त की एनवायरनमेंट के हिसाब से पीटीआई सूट करती थी और उनकी जरूरत थी। आज के हिसाब से जो कोशिश की जा रही है कि ये एनवायरनमेंट इसलिए बने कि ये आज के हिसाब से नून लीग सूट करती है। लेट्स सी, ऑब्वियसली जी मैं उसी की बात कर रहा हूं। अच्छा। तो वो आज के हिसाब से अगर कोशिश की जा रही है कि नून लीग सूट करती है, तो वो अब सूट करती है या नहीं करती है, वो इस वक्त जो नई पौध सामने आया है, नया वोटर जो सामने आया है, प्रोबेबली वो उस चीज को बाय नहीं कर रहा, उसको एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, उसको हजम नहीं कर रहा। तो वो कैसे हजम करेगा? क्योंकि 1980 और 90 की दिहाई से बाहर निकलेंगे ये लीडरान जो आज लीडर हैं, जो आज वापस आए हैं, कोर्स करेक्शन की बहुत जरूरत है। पॉलिसी मेकर्स की बात नहीं कर रहा, पॉलिसी मेकर्स की मैं बात नहीं कर रहा। पॉलिसी कौन बनाता है राना साहब पाकिस्तान के लिए? नून लीग की लीडरशिप की, मैं इस वक्त की नून लीग की लीडरशिप की बात कर रहा हूँ। ये नून लीग की लीडरशिप जो आज सामने आई हुई है, ये अगर आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग या अपने सामने उसको टारगेट करके उस नए वोटर को, सपोर्टर को, जो वोटर जो बन गए हैं, जो लिस्ट में आ गए हैं, उनको सामने रख के, मद्देनजर रख के उसको 1990 और 80 की दिहाई से बाहर निकल के अगर कुछ काम करेंगे तो प्रोबेबली उनके लिए आसानी होगी, अदरवाइज मुश्किल होगी। इसके लिए तो उन्हें वापस अपने नारे पे जाना होगा, वोट को इज्जत दो, और जो वोटर है उसके माइंड सेट ना होगा। लेकिन इस बात को कौन इतना बॉदर कर रहा है जब सभी जानते हैं कि इख्तियार का पलड़ा किस तरफ है। ब्रेक के बाद आते हैं वापस। वेलकम बैक टू द शो। पाकिस्तान में पाक के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनमें से सबसे अहम इस्टेब्लिशमेंट है। इस बारे में हमारे साबिक वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ये कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को दूर किया जा सकता है सियासत से, लेकिन अगर सब सियासतदान मिलकर बैठे तो जाहिर है ये अमरे महाल है। दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि अदलिया सबसे बड़ी मुजरिम है, ऐसा वो समझते हैं, और अदलिया को भी अपने आप को सियासत से पाक करना पड़ेगा। इस सीज़न में जो एक पेशरफ्त होने जा रही है
साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने होल्ड रखा काफ़ी अरसा जजेस के खिलाफ जो शिकायत आई थी उस पर जुडिशल काउंसिल का इजलास, लेकिन ये कल होने जा रहा है। और मुझे अबूज़र आपसे जानना है कि आपके ख्याल में कल किसी जज के खिलाफ कार्रवाई इनिशिएट हो सकती है? 2 दर्जन से ज़्यादा शिकायत तो हैं ज़ेर अल्तवा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में तो ये तासुर आता है कि तकसीम है, वो तकसीम बढ़ेगी या हम महंगी की तरफ जाएंगे? मुझे नहीं पता कौन सा केस टेकअप होगा, कंप्लेंट होती है, लेकिन जो प्रोसीडिंग्स होती हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की, एक तो मेरे ख्याल से होती नहीं है, अगर होती भी हैं तो वो पब्लिकली इतनी शेयर नहीं होती। लेकिन बिल्कुल देखें, एक कभी भी पावर जो होती है वो एब्सोल्यूट नहीं होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल शौकत अजीज सिद्दीकी साहब के हवाले से तो शेयर हुआ था उसका कंटेंट, लेकिन अब आप क्या समझ रहे हैं? काजी फायद ईसा साहब का मूड क्या है? जी जी, वो रिमूवल की तरफ केस चला गया था, तो इसी वजह से वो प्रोसीडिंग्स फिर शेयर भी हो गई थी, सबको पता भी लग गई थी, क्योंकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के थ्रू बहुत कम हुआ है, 1 या 2 इंस्टेंसेस हैं जिसमें किसी सुपीरियर कोर्ट के जज को रिमूव किया गया है। इसी वजह से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के बारे में कहा जाता है कि ये एक फाल इदारा नहीं है, क्योंकि देखें, जज कोई भी गलती करे या कोई भी मिसकॉन्डक्ट का मर्तकब हो तो आपके पास कोई फॉरम नहीं है उनको रिमूव करने का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अलावा। तो अच्छी बात है अगर वो काम करे, मेरिट पे काम करे, ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करे, और आपको वो काम होते हुए नजर आए, और उसमें आपको वेंजेंस नजर ना आए या पर्सनल प्रेफरेंसेस नजर ना आए, जो भी हो मेरिट पे हो। और अगर किसी जज के खिलाफ, जिस तरह आपको याद होगा जस्टिस काजी फायद ईसा साहब का जब रेफरेंस चला था, उसको लगे कि ये प्रोसीजर सही नहीं अडॉप्ट किया जा रहा, तो उनके पास रेमेडी होती है, वो सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन फाइल कर सकते हैं और उसको सेट असाइड भी कोर्ट कर देती है अगर उनको लगे कि रेफरेंस में आपको जो उन्होंने शो कॉज इशू किया है वो प्रॉपरली नहीं हुआ। ये इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के केस में भी हुआ है, उसके अलावा आपके काजी फायद ईसा साहब के केस में भी हुआ है। लेकिन खैर, ये देखें स्पेसिफिक केसेस को पॉइंट किए बगैर जरूर आपके पास फॉरम होना चाहिए जहां पे मिसकॉन्डक्ट को इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए, और उस पर अगर कोई पेनल्टीज है, रिमूवल है, जो भी है वो इम्पोज भी की जानी चाहिए। अच्छा, अगर हम स्पेसिफिकली आपसे जाने जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ जो शिकायत है उसकी जो डिटेल्स हैं वो कितनी खतरनाक साबित हो सकती है उनके लिए? देखें, उसमें मैंने अभी तक एलिगेशंस जो मुझे सामने रिकॉर्ड पे नजर आई हैं, एक तो ये थी कि उनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो उन्होंने काफी महंगी खरीदी हैं, जो एलिगेशन ये थी। लेकिन उसमें जो वो ये देखना पड़ेगा, अगर उनसे पूछा जब जाएगा, अगर ही कैन जस्टिफाई दैट विद हिज टैक्स रिटर्न्स और उनके पास जो मनी ट्रेल है, तो फिर तो कोई इशू नहीं है। लेकिन ये तो केस की डिटेल्स देख के पता लग जाएगा। यहाँ पे वो लाहौर हाई कोर्ट में रहे हैं, ही एंजॉयज अ वेरी गुड रेपुटेशन, मैंने जो प्रैक्टिस की है सारा देखा है। इस वजह से ये देखें, ये रेफरेंसेस फाइल भी तब हुए हैं, अगर आप देखें जब सुप्रीम कोर्ट जो थी वो एक्टिव थी काफी ज्यादा उमर अता बंदयाल साहब के टाइम पे, और उसमें जिन लोगों ने फाइल भी किए हैं, जिन्होंने उसको ज्यादा उछाला भी है, तो वो उनके आप कह सकते हैं कि एक मुखालिफ ग्रुप की तरफ से, जो आपकी पॉलिटिकल क्लास है, जो उनको लगता है कि उनके मुखालिफ ग्रुप के, उनकी तरफ से था। सो ये एक पॉलिटिकल मैटर है, एक पॉलिटिसाइज इशू है, बदनाम करने के लिए किया है। ये अगर प्रॉपर इन्वेस्टिगेट हो जाए तो आई थिंक वो उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन ये फॉरम मैं नहीं हूँ, फॉरम इज द सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। लेकिन ये साथ मैं कह दूं, जो भी हो प्रोसीडिंग्स जो हैं वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए और उस पर मेरिट नजर आना चाहिए। इसमें आपको बायस या इसमें आपको पर्सनल लाइक्स डिसलाइक्स की चीजें, क्योंकि हमारे मुल्क में ये एग्जाम्पल सेट हो जाती है कि इसमें लाइक्स डिसलाइक्स काफी ओवरशैडो कर जाते हैं मेरिट को, तो वो जरूर उसका ख्याल रखना चाहिए। ये ना अबूज़र के ख्वाजा से भी कहते हैं कि अदलिया का एहतसाब नहीं हुआ आज तक, तो यानी एक ऐसा फोरम है जिसपे जजेस का एहतसाब हो सकता है, तो इस पे अगर बात आगे बढ़े तो शायद सियासतदानों के शिकवे दूर हो सकें। बाकी हर चीज़ ही पोलिटिसाइज इस माहौल में, जब पोलराइजेशन इस कदर ज्यादा है। एहतसाब तो देखें काफी नहीं हुआ इस मुल्क में, सिर्फ अदलिया को पॉइंट आउट करने की मेरे ख्याल से जरा इजी टारगेट होता है, बड़ा आसान होता है। लेकिन अगर आप इस बात पे एहतसाब करेंगे उन्होंने फैसले गलत दिए हैं, तो फैसले गलत या ठीक देने पे तो कोई एहतसाब नहीं होता। नहीं तो जज काम करना भी छोड़ देगा, क्योंकि फैसला गलत है, ठीक है, ये
तो जजेस के बाद अला मियां कोई पता है। ठीक है, इस वजह से चलें कल 11:30 बजे फिर हम इंतजार करेंगे। लेकिन आपने कहा प्रोसीडिंग्स जो हैं वो पब्लिक नहीं की जाती, तो क्या पता इसको भी लाइव ब्रॉडकास्ट करने का फैसला कर लिया जाए। कैसा रहेगा वैसे ये आइडिया? देखिए, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट की सारी प्रोसीडिंग्स जो हैं वो लाइव ब्रॉडकास्ट ही करनी चाहिए, उसका यूट्यूब चैनल बना देना चाहिए, जिसने देखना है देखे। अब देखिए, आपने एक केस लाइव कर दिया, वो मेरी नज़र में तो आम आवाम के लिए इतना रेलेवेंट भी नहीं था जितने बाकी इंपॉर्टेंट केसेस हैं, जैसे इलेक्शन का मैटर है, मिलिट्री कोर्ट्स का केस था, और भी बहुत सारे केसेस वो हम नहीं देख पा रहे। तो मेरे ख्याल से कर देना चाहिए, लाइव प्रोसीडिंग्स आप दें, जिसने देखना है जाके खुले आसमान के नीचे जो एक और हलचल हो रही है वो ये कि पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि माइनस पीटीआई इंतखाबात के नताइज कबूल नहीं करेंगे। अदनान आदिल साहब और दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान से असद कैसर साहब, अली मोहम्मद खान साहब जाके मिल रहे हैं। बेशक ताज़ियत के सिलसिले में गए, लेकिन जो फुटेज आई है बड़े खुशगवार माहौल में बैठे हंस मुस्कुरा रहे हैं। उस पार्टी के चेयरमैन जो उन्हें मौलाना डीजल कहकर पुकारते थे, वहाँ जाके ये मुलाकातें हो रही हैं। मौलाना यकदम इतने अहम कैसे हो गए? देखें, पॉलिटिक्स में मैं तो कई बार ये बात कहता हूँ कि कोई परमानेंट मुस्तकिल दोस्त होता है ना दुश्मन होता है। वक्त के साथ साथ मुफादात बदलते रहते हैं और इत्तेहादी बनते रहते हैं। वैसे ही ये पश्तूनख्वा का कल्चर है कि वहाँ पर मुखालिफ जमातों के लोगों में भी समाजी रवाबित रहते हैं। वहाँ पे एक बहुत तवील अरसे से हम देखते आ रहे हैं कि मुखालिफ पार्टियों के लोग भी शाम को इकट्ठे होते हैं, फंक्शंस में इकट्ठे होते हैं। पख्तून वली है उनका एक कोड है। जी जी। तो एक तो उसको वो फॉलो कर रहे हैं, और उन्होंने तो बहुत बार बार रिपीट किया है कि हम सिर्फ ताज़ियत के लिए गए थे, कोई सियासी बात नहीं हुई है। लेकिन पीपल्स पार्टी का ये बयान बड़ा मानी खेज है कि माइनस पीटीआई इंतखाबात के नताइज किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। अब ये जो बयानात पीपल्स पार्टी के आ रहे हैं, और जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान ने पहले कहा कि सब के लिए गुंजाइश होनी चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि लोग इस बात से अब दूसरे जो नून लीग के अलावा जितनी पार्टियां हैं काबिल ज़िक्र, वो ख़ाइफ हैं कि नून लीग को वॉक ओवर दिया जा रहा है। और अगर ये वॉक ओवर नून लीग को मिल गया तो उनकी तो फिर वो तो इरेलीवेंट हो जाएंगे। उसको कोई ना कोलिशन बनाने की उन्हें ज़रूरत पड़ेगी, ना वो कोई अपनी बात मनवा सकेंगे। फिर इसलिए अब सबका मुफाद यही है कि पीटीआई को इस तरह मैदान में रहने दिया जाए कि वो कुछ ना कुछ पंजाब में सीटें ले सके। और पीटीआई की तरफ से भी ये कोशिश हो रही है कि कोई दरमियानी रास्ता निकल आए। मसलन एक सॉफ्टवेयर वर्जन पीटीआई का है जिसमें असद कैसर हैं, अली मोहम्मद खान हैं, परवेज़ इलाही को हमें नहीं भूलना चाहिए, वो बड़ा अहम किरदार अदा कर सकते हैं। और उनका अब पीटीआई में उनकी कदर मंजिलत जो पहले नहीं थी, पहले उन्हें मशकूक समझा जाता था, उन पर शकूक व शुबहात का इज़हार किया जाता था, लेकिन जब से उन्होंने बहुत सख्त जेल काटी है उनकी पीटीआई में भी कदर मंजिलत बढ़ गई है। तो ये लोग जो हैं कोई एक लीडिंग रोल अदा कर सकते हैं कि अगर चेयरमैन पीटीआई को सज़ा हो जाए, और पहले भी उन्हें सज़ा तो हुई भी है, नाहल तो वो हैं, मज़ीद उनको ये सज़ा बरकरार रहे और किसी और केस में भी सज़ा हो जाए, तो ये लोग पार्टी को स्टीयर कर सकें इलेक्शन में। और इलेक्शन में पीटीआई का जो भी हालात हों, कम से कम वो बिल्कुल माइनस ना हो, उसका फुटप्रिंट जो है वो इलेक्शन मैप के ऊपर मौजूद रहे। ये इसमें फ़ायदा पीपल्स पार्टी का भी है और छोटी जमातों का भी है कि नून लीग को वॉक ओवर मिल गया, क्योंकि नवाज शरीफ साहब के जो साबका दौर हैं उसमें तो पीपल्स पार्टी भी उसका निशाना बनती रही है जी। वो भी उनके नवाज शरीफ ने 3 मरतबा पाकिस्तान के रियासती इदारों को भी पीठ में छुरा घोंपा है, उनको स्टैब किया है, और पीपल्स पार्टी को भी स्टैब किया है। तो अब सब लोग डरे हुए हैं कि एक दफा फिर वॉक ओवर मिल गया तो ये फिर अब पहले जब बुरा वक्त का तारा बनने के लिए बारी बारी सभी जोर लगाते हैं, फिर उसके बाद पीठ में छुरा घूमते हैं। ये कहानियां तो बड़ी पुरानी है। लेकिन बात होगी कि अगर जरदारी साहब और इमरान खान साहब ये एक साथ होंगे या इनके इत्तेहाद की जानिब कोई पेशरफ्त होगी। हम लतीफ़ खोसर साहब को और एतजाज़ अहसन साहब को तो देखते हैं कि वो पीटीआई के मौक़िफ़ की हिमायत करते हैं, लेकिन बात क्या आगे भी बढ़ेगी, ब्रेक के बाद आएंगे बात कर। वेलकम बैक टू द शो। जनरल साहब, वक्त हमारे पास मुख्तसर होगा। हम पीपल्स पार्टी के अगर रवैये की बात करें तो नाला दिखाई देती है नून लीग से, और बार बार मुतालबा किया जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब इलेक्शन की बात क्यों नहीं कर रहे। जलसा भरना आसान है, लेकिन बक्से आप कैसे भरेंगे? इस दफ़ा बक्से भरे नहीं जा सकते क्योंकि बहुत सी यूथ वोटर बन गई है। ये बातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है।
पीपल्स पार्टी बराह रास्त एस्टेब्लिशमेंट का नाम लिए बगैर नून लीग को टारगेट क्यों कर रही है? इतना मासूमाना सवाल है आपका ये। आपको याद नहीं मैंने कहा था कि जूती में दाल बटेगी इनकी। अभी उसका मेरा ख्याल वक्त हुआ चाहता है कि ये सारा इनका जो मामला सामने खुल के आ जाए इसमें। लेकिन पीपल्स पार्टी कभी अफोर्ड नहीं कर सकती कि उनको सिंध की हद तक महदूद कर दिया जाए। वो अगर वहां तक महदूद रहेंगे तो उसके बाद फिर उनकी जो स्पेस जो ऑलरेडी बड़ी लिमिटेड रह गई है पाकिस्तान की पूरा नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स में और कम हो जाएगी। क्योंकि इसके साथ फिर आप देखिए एमकेएम के हाथ से जाएगी, क्योंकि एमकेएम तो तैयार बैठी होती है कि जहाँ पे मतलब खाना अच्छा हो चले जाते हैं वहां पे वो लोग। तो अगर लीग्स इस तरह लेके आती है सामने नजर आती है उनको, तो वो कभी ये बच नहीं कर सकते। और इनका आपस में सियासी तौर पर तो कोई कॉमन है नहीं ना इनके, सिवाय उनके जो इनके सियासी मुखालिफिन है उनके अलावा तो कोई और कॉमन नहीं। और वो मुखालफत अगर इनको नजर नहीं आ रही तो वो उस मुखालफत को क्रिएट तो करना काम कर। जरदारी साहब इतने मामूली गेम नहीं खेल रहे। एक तरफ से देखिए, एक तरफ से फजल रहमान साहब एक्टिव हुए हैं, एक तरफ खुद एक्टिव हैं। वो भी नून लीग को करना चाहते हैं और नून लीग को स्क्वीज करना जरूरी भी है। इसलिए जरूरी है, जिस तरह अभी आदिल साहब फरमा रहे थे, हमने तो देखा है इनको क्या करते रहे ये लोग। मतलब कोई ऐसे मियां साहब इक़्तिदार में शिकत या शेर उसी को देते हैं जब ये इंतहाई हो जाए, वरना ये अपने ताकत में किसी को शेयर देने पे तैयार नहीं होते। जब इन्होंने देखा कि इनके ऐसे मसाइल बने हैं तो कोई भी इदारा हो उससे ये टकरा जाएंगे और ज्यादा देर लगती नहीं है इनके लिए। मुझे ये नहीं समझ आती कि हम क्यों ये खुशाई मुतला है कि इतनी तब्दील हो जाएगी। तब्दीली की उम्र आज से 30 साल 40 साल पहले थी। ठीक है, इस उम्र में आके तो बंदी की आते हैं और सख्त हो जाती है जी। अच्छा, तो वन लाइनर बता दे, सूट करेगा पीपल्स पार्टी को मातूब पीटीआई का साथ देना, उसको साथ मिलाना पीपल्स पार्टी को सूट करेगा? देखिए, जिस तरह अभी बात हो रही थी, एक सॉफ्टवेयर वर्जन पीटीआई के सामने आता है तो उनके वोटर्स तो हैं, ठीक है, एंगेज भी करना जरूरी है, कर दें इनको, व्हाई नॉट। ठीक है, परहैप्स इट इज द ओनली ऑप्शन अवेलेबल राइट नाउ। ये खुलकर जरूरी नहीं कि इत्तेहाद हो, इसमें बहुत यानी एक वर्किंग रिलेशनशिप अच्छा रख ले। अप्रोच होती है कि आप कुछ मामलात पे इस तरह सपोर्ट करते हैं बगैर इत्तेहाद किए कि जिसका फायदा पीटीआई को पहुंचे और आपको भी पहुंचे। लतीफ खोसा साहब को देख लें, वो किस तरह से साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। जरदारी साहब की आशीर्वाद के बगैर हो नहीं सकता। और फिर बाद में एतजाज अहसन साहब को स्पेशली इजलास में साथ बुलाना, फिर आबिद जुबैरी साहब के साथ बैठे होना बार की तकरीब में, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, और इस्टेब्लिशमेंट पे हल्की फुल्की तनकीद करना है, मानी खेज है। मुझे राना साहब आपसे सदर साहब के हवाले से जानना है। उनका इंटरव्यू, उसकी टाइमिंग बड़ी अहम थी। उन्होंने कहा उन्हें जनवरी में इलेक्शन होते दिखाई नहीं दे रहे। उस पर तुरंत जवाब आया इलेक्शन कमीशन का। हालांकि इलेक्शन की तारीख के हवाले से तो सभी इलेक्शन कमीशन को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। सदर साहब को क्यों श्योरिटी नहीं दिखाई दे रही? सदर साहब जो है बेसिकली जी वो तो मार्जिनलाइज्ड हो चुके हैं। और सदर साहब से जैसे कि पीटीआई के चेयरमैन की तवक्कुआत थी, वो भी उन्होंने पैगाम के ज़रिए भेजा है। उन्होंने अपनी उनकी जो सिस्टर्स हैं उनके ज़रिए पैगाम भी उन्होंने भेजा था कि जनाब वो जो तवक्कुआत थी उन्हें प्रेसिडेंट से, वो उनकी तवक्कुआत पूरी नहीं हुई। सो वो एक तो ही इज़ नॉट वेरी हैप्पी विद द प्रेसिडेंट, बट एट द वेरी सेम टाइम एक और स्टेटमेंट जो प्रेसिडेंट साहब की तरफ से आई है उसी इंटरव्यू में हामिद मीर साहब के, उसमें बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है और वो एक रियलिटी चेक भी है। और वो ये है कि वो कह रहे जनाब कि अगर मैं सदर पाकिस्तान ना होता तो आज मैं जेल में होता, विच ही इज राइट, ही इज एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सदर पाकिस्तान। और अगर वो वाकई उनके पास इम्यूनिटी ना होती और वो वाकई प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ना होते तो वो भी आज जेल में हो सकते थे। तो इसमें कोई अनहोनी बात नहीं है। बट हाँ, एक गल ठीक है, तुसी तरह जरा ना आज थोड़े जे ढिले पे हुए, तानु फ्लू होया बहुत सख्त। बहरहाल यू हैव गॉट अ रेस्ट टाइम फॉर लाइक 2-3 days, यू शुड लाइक टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। और उसके बाद आप आए, क्योंकि आज हमने कोई जान के इंटेंशनली शरारत नहीं की आपके साथ और इंटेंशनली अपनी तरफ शरारत को मदू भी नहीं किया हमने। जी अबू ज़ैद, अब प्रेस्क्रिप्शन भी मैं दे दूंगा, तानु भेज दूंगा। मुझे आवाज नहीं आ रही क्योंकि फ्लू की वजह से कान भी बंद हो जाते हैं। डॉक्टरी नुस्खा है या हकीमी नुस्खा है?
या बहरहाल अब इलाज की नहीं, तरफ बात हो रही है तो आपको नुस्खा पता है कोई और कि सबसे ज्यादा डॉक्टरी इलाज है, की पाकिस्तान डॉक्टरी में नुस्खा है। किससे जरूरत है, जो भी आप समझ रहे हो, लेकिन मईशत इलाज तलब है। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दें।